दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज मैं लेकर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को, जिसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों अवध के बारे में, अवध रियासत के बारे में, हैदराबाद रियासत के बारे में और साथ ही साथ मैसूर रियासत या राज्य के बारे में। इनसे संबंधित कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी सवालों पर चर्चा होगा। ठीक है, याद रखेगा आज हमारा 90 डेज है। इसके पहले दोस्तों जो 45 दिनों तक क्लास चला ना, वो प्राचीन इतिहास से संबंधित था। 46 नंबर से लेकर के आज 90 नंबर तक दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। तो अभी हम मध्यकालीन भारत का इतिहास ही कवर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले 2671 से लेकर के 2700 तक के सवालों को। ठीक है, देखिए मैंने आपसे कहा था कि कब 500, कब 1000, कब 2000 और कब 2500 सवाल कवर हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। और देखिए 2700 सवाल कवर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे कैसे सवाल पढ़ने वाले हैं, कुछ सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे लिखा कि अवध को स्वतंत्र राज्य दोस्तों किसने घोषित किया था, आपको पता है, नाम उसका पता है, या कब घोषित किया गया था आपको पता है। सवाल आए तो परीक्षा में जवाब कैसे देंगे आप। या फिर अगला सवाल दे रहा पानीपत के तृतीय युद्ध, सर मैं जानता हूं 1761 में अहमद शाह अब्दाली। अरे रुक यार, अगला क्वेश्चन तो सुन पहले पूरा, कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला था उसने किसका साथ दिया था, मराठों का या फिर अब्दाली का। कुछ पता है, कुछ जानकारी है? सर डाउट है, कभी पढ़ा नहीं मैंने। ठीक है, चलो देखते हैं। लखनऊ में इमामबाड़ा, जी हाँ दोस्तों, इमामबाड़ा का निर्माण दोस्तों किसने कराया था और क्यों कराया था? भाई जब नवाब अवध में रहते थे तो लखनऊ कैसे चले आए? हाँ सर ये बात तो है। लखनऊ को फिर नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? यानी आए होंगे, अवध को छोड़ा होगा, किसने छोड़ा, कब छोड़ा, कैसे छोड़ा, क्या कहानी है, नहीं पता। आगे देखते हैं। सादत अली खान ने किसके साथ सहायक संधि स्वीकार किया? अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया? जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने और कब किया? इस तरह के बेहतरीन सवालों के उत्तर अगर जानना चाहते हैं ना तो आज की क्लास में आप बने रहिए। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। फाउंडेशन बैच दोस्तों जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी में आपकी मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मुझे पता ज्यादा एड वर्ड सुनने का मन नहीं करता तो सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, मुद्दा क्या कहता है दोस्तों? मुद्दा ये कहता है कि पहले बताओ कि कौन से नंबर की क्लास है, तो 90 नंबर की क्लास है। कितने नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो 2671 से लेकर 2700 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो अवध, हैदराबाद, मैसूर। गजब, एक साथ 3 बड़े राज्यों के बारे में पढ़ना, मजा आ जाएगा। चलिए पहला सवाल देखिए, अवध को स्वतंत्र राज्य दोस्तों किसने घोषित किया था? तो आपने पढ़ा था दोस्तों सआदत खां के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सआदत खां ने दोस्तों इसे स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। और कब घोषित किया था दोस्तों? याद रखेंगे 1722 ईस्वी में। कब घोषित किया था? 1722 ईस्वी में सआदत खां ने इसे घोषित किया था। इसका मतलब दोस्तों सआदत खां का शासनकाल कब से कब तक चला है? तो 1722 से लेकर के 1739 ईस्वी तक। सर 39 में कुछ हुआ था, 1739 में कुछ हुआ था। हाँ बताए क्या हुआ था? किसने हमला किया था? अहमद शाह ने नहीं, नादिर शाह ने दोस्तों दिल्ली पर हमला किया था। याद है 1739 में नादिर शाह ने दोस्तों दिल्ली पर हमला किया था। और जब नादिर शाह ने हमला किया ना तो सआदत खां को बुलवाया, तुम आओ यहां आओ। ठीक है, और डर के मारे सआदत खां ने जहर खा के आत्महत्या कर लिया। सर मजाक में बता रहे हैं सच में? भाई सच में बताते हैं, मजाक क्या करेंगे। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों 1739 में किसने हमला किया था? याद रखेंगे नादिर शाह ने हमला किया था। और नादिर शाह ने दोस्तों सआदत खां को बुलवाया है। ठीक है, सआदत खां को बुलवाया है, लेकिन सआदत खां दोस्तों जहर खाकर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, जहर खाकर क्या कर लेता दोस्तों? आत्महत्या कर लेता। और इसकी कहानी यही हो जाती है समाप्त, कहानी खत्म। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिख रहा है सआदत खां के बाद अवध का नवाब कौन बना? आपने तो सोचो सच में सर एक ही लाइन में पूरी की पूरी कहानी समाप्त कर दिया। नहीं, बताने को और भी बहुत कुछ था। जैसे बताने को यह था कि अगर मैं आपसे पूछ लेता कि बताइए इसने कौन सी उपाधि धारण की, ठीक है, या किस उपाधि को धारण करके गद्दी पर बैठा? भाई 22 से लेकर 39 तक तो था ना गद्दी पर। ठीक है, तो कौन सी उपाधि धारण किया था? तो याद रखिएगा बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण किया था। ठीक है, बुरहान उल मुल्क। जी हाँ दोस्तों, बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण करके दोस्तों गद्दी पर बैठा था सआदत खां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर निजामुल मुल्क भी आपने पढ़ा था। अरे तो दक्षिण भारत में आएगा, हैदराबाद तक पहुंचने दो। निजामुल मुल्क चिनकलिज खां को कहा जाता था, बुरहान उल मुल्क शहादत खां को कहा जाता है। ठीक है, शहादत नहीं, सआदत खां। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, सआदत खां के बाद अवध का नवाब दोस्तों कौन बना? तो अभी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब बना दोस्तों सफदरजंग। कौन आएगा दोस्तों?
सफदरजंग। सर सफदरजंग के नाम से तो दिल्ली में एक जगह का नाम है, ठीक है, ठीक है, उसको रखे रहो अपने पेट में। पहले आओ देखते हैं सफदरजंग का दोस्तों शासनकाल कब से कब चला, जब पिताजी की मृत्यु यानी 1739 से लेकर के 1754 ईस्वी तक दोस्तों ये सफदरजंग क्या रहा, गद्दी पर बैठा रहा, यह अवध का नवाब कहलाता रहा, ठीक है। अच्छा सर इसके बारे में और कोई सवाल बन सकता है क्या, हाँ इसका पूरा नाम पूछ सकता है, अबुल मंसूर खां ये इसका पूरा नाम था, ठीक है। किसका नाम दोस्तों, सफदरजंग का पूरा नाम क्या था, पूरा नाम, ठीक है, तो याद रखेगा अबुल मंसूर खां, अबुल मंसूर खां। हालांकि इतना पूछता नहीं है सवाल इतने अंदर से, लेकिन जान जाइए, ठीक है, क्या पता परीक्षा में क्या दे दे। किस मुगल शासक ने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, देखो पूरी कहानी समझो दोस्तों। सादत खां मोहम्मद शाह रंगीला के काल में स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था। अब किसी मुगल बादशाह के चुंगल से आज़ाद होकर अगर कोई अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है तो मुगल बादशाह के पास क्या ऑप्शन बनता है, लड़ाई करे, मारे पीटे उसको ताकि उसकी धाक जमी रहे, या स्वीकार कर ले। लड़ाई करने की स्थिति में था नहीं मुगल बादशाह, क्यों, ऑलरेडी नादिर शाह ने जम के लूट लिया था, ठीक है, तख्ते ताउस तक उठा ले गया था जिसपे मुगल बादशाह बैठता था, उस सिंहासन में कुर्सी में लेकर चला गया, ठीक है, तो अपनी कुर्सी तो बची नहीं, तो लड़ाई करने वाली बात थी नहीं, इसीलिए सोचा इज्जत इसी में कि धीरे से क्या कर लें, सादत खां को स्वीकार कर लें कि ठीक है यार तुम अवध का नवाब रहो, ठीक है। तो डर के मारे मतलब बेइज्जती होने के मारे इसने अवध का नवाब नहीं स्वीकार किया, कहा तुम अवध का सूबेदार हो, ठीक ठीक ठीक, जाओ तुम अपने मन से अपने आप को नवाब कहो, राजा कहो, महाराजा कहो, कुछ भी कहो, ठीक है, मेरी तरफ से तुम अवध का सूबेदार हो। अब जब सादत खां मर गया तो उसका पुत्र आ गया, उसका पुत्र कौन है दोस्तों, ये सफदरजंग आ गया। सफदरजंग को इसने क्या किया दोस्तों, अब मुगल बादशाह क्या करेगा बताइए, सफदरजंग को क्या किया, अपने यहाँ बुलाया और इसको अपना वजीर बना लिया, ठीक है, थोड़ी सी रिश्तेदारी बनाना शुरू किया। तो सफदरजंग को अपना वजीर किसने बनाया, तो याद रखेगा सफदरजंग दो समय में वजीर रहा है, यह मोहम्मद शाह रंगीला का भी दोस्तों रहा है, और आगे चल के दोस्तों अहमद शाह का भी रहा है, अहमद शाह का, ठीक है, अहमद शाह का भी दोस्तों वजीर रहा है। तो दोनों को याद रखेगा, अहमद शाह और मोहम्मद शाह दोनों का, ठीक है। 1748 की बात करेंगे जब एक गद्दी पर आ गया, उस समय देखेंगे दोस्तों तो ये जो है 1748 में अहमद शाह का जो है वजीर देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़िए, सफदरजंग की मृत्यु के बाद अवध का नवाब कौन बना दोस्तों, तो जब सफदरजंग की मृत्यु हो गई तो उसका अगला वारिस आ गया शुजाउद्दौला, ठीक है। ये शुजाउद्दौला का सर हमने नाम सुना बक्सर के युद्ध में, सर यही शुजाउद्दौला था ना, हाँ बक्सर युद्ध में था यही शुजाउद्दौला। तो देखो 54 से लेकर के 1754 ईस्वी से लेकर के 1775 ईस्वी तक, जब तक अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट नहीं पारित करके पूरा व्यवस्थित नहीं कर लिया अपने आप को, तब तक दोस्तों ये अवध का नवाब बना रहा, ठीक है। तो याद रखेगा शुजाउद्दौला। लिख रहा पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने दोस्तों किसका साथ दिया है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों लड़ा किसके मध्य गया, तो आपको पता है दोस्तों 1761 में, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर हमला किया था। अहमद शाह अब्दाली ने दोस्तों भारत पर हमला किया था, और अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई किससे चल रहा था दोस्तों, तो याद रखेगा मुगल बादशाह से चल रहा था, मुगल बादशाह से चल रहा था, प्लस मुगल बादशाह का साथ कौन दे रहा था दोस्तों, मराठे साथ दे रहे थे। और ये शुजाउद्दौला चला गया ना किसका साथ देने, ये चला गया अहमद शाह अब्दाली का साथ देने, ठीक है। तो सवाल आए परीक्षा में तो याद रखेगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ना कि मुगल सम्राट का साथ दिया था, ठीक है, ना कि मुगल बादशाह का। तो इस सवाल को भी याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा शुजाउद्दौला ने किस युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो दोस्तों वो युद्ध था बक्सर का युद्ध, आपको अच्छे से पता होगा। बक्सर का युद्ध लड़ा गया दोस्तों 1764 ईस्वी में, और किसके किसके बीच में, तो अंग्रेजों की तरफ से तो हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, कौन लड़ रहा था, हेक्टर मुनरो लड़ रहा था, और हेक्टर मुनरो के विपक्ष में कितने लोग थे, तो एक था मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, जिसको गद्दी से हटा दिया गया था, वो तिल मिलाया हुआ था। दूसरा दोस्तों शुजाउद्दौला या अवध का नवाब अलग तिल मिलाया हुआ था, ठीक है, कि चलो हम भी अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक है। और इन दोनों ने मिला लिया था अपनी तरफ किधर, शाह आलम द्वितीय को भी मिला लिया था। शाह आलम द्वितीय इस समय कौन था दोस्तों, शाह आलम द्वितीय इस समय क्या था, मुगल बादशाह था। ये तीनों लोग मिलके लड़े और तब भी बक्सर के युद्ध नहीं जीत पाए, हेक्टर मुनरो जीत गया और ये युद्ध निर्णायक साबित होता है। इसी युद्ध के बाद 1764 में युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है, सब कुछ छिन गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये कड़ा, मानिकपुर, इलाहाबाद सब छिन गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है। ये चुनार का दुर्ग सब चला गया, सब पढ़ाया गया,
गया आपको, ठीक है। आप जाके पीछे का वीडियो देखिए, आपको सब बेहतर तरीके से पढ़ाया गया। ऐसे ही हम 90 पार्ट पे नहीं आ गए, ठीक है। विश्वास कीजिए, जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई एक एक फैक्ट कवर किया गया। आप कभी कल्पना करो ना, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं, चाहे 50,000 रुपया दे के पढ़ते हैं, चाहे 2 लाख रुपया दे के पढ़ते हैं, चाहे 2,000 रुपया दे के पढ़ते हैं, इतना खाली पता करिए, क्या 90 दिनों तक आपको सिर्फ प्राचीन और मध्यकालीन पढ़ाया गया है या नहीं। लोग पता है 5 दिन 10 दिन में प्राचीन खत्म, 5-10 दिन में मध्यकालीन खत्म, फिर सब खत्म कर देते। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम भी तो खत्म ही कर रहे हैं, हम भी तो पढ़ा ही रहे हैं, हम तो टाइम पास कर नहीं रहे। मेरे किसी क्लास में आप बता देना अगर कहीं टाइम पास हुआ हो तो मैं भी तो मेहनत कर रहा हूं। फिर अंतर क्यों, इतना बड़ा अंतर क्यों, आप जानिए, आपका काम जाने। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। लिख रहा बनारस की संधि दोस्तों ये किसके मध्य हुई है। अभी अभी दोस्तों आपने देखा कि ये बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ है। तो बक्सर का युद्ध समाप्त होते ही ना, ये जो अवध का नवाब शुजाउद्दौला बचा, ठीक है, तो शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों, शुजाउद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर जो था दोस्तों वो था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। गवर्नर जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। इस वारेन हेस्टिंग और शुजाउद्दौला के बीच में कब हुआ दोस्तों ये संधि, तो याद रखेगा 1773 ईस्वी में संधि हुई, ठीक है। जबकि ऑलरेडी दोस्तों आपने इलाहाबाद की संधि पढ़ी होगी, इलाहाबाद की संधि, जो कि कब हुआ था दोस्तों, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त, 2 संधियां हुई थी 1765 को, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। पहली वाली तो दोस्तों मुगल बादशाह से हुई थी, बाद वाली दोस्तों शुजाउद्दौला से हुई थी, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा शुजाउद्दौला ने किस रूहेला सरदार को हरा करके जो रूहेलखंड का क्षेत्र था दोस्तों वो भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, अवध में मिला लिया। तो 1774 में लड़ाई हुई, ठीक है। 1774 ईस्वी में इसने एक रूहेला सरदार को हराया और रूहेलखंड को अपने कब्जे में कर लिया। उस रूहेला सरदार का नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था हाफिज रहमत। क्या नाम था दोस्तों, हाफिज रहमत अली। जी हाँ दोस्तों, हाफिज रहमत अली नाम था दोस्तों, ठीक है। उसको हरा करके इसने पूरे रूहेलखंड को कहां मिला लिया, अवध में मिला लिया, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा शुजाउद्दौला के पश्चात अवध का नवाब कौन बना। जी हाँ दोस्तों, जब शुजाउद्दौला की मृत्यु हो गई तब दोस्तों अवध का नवाब कौन बनता है, अब अवध का नवाब बना दोस्तों आसफुद्दौला। कौन बना दोस्तों, आसफुद्दौला, ठीक है, आसफुद्दौला। जी हाँ दोस्तों, आसफुद्दौला ये अगला नवाब बनता है। और आपने पढ़ा दोस्तों इसकी मृत्यु कब होती दोस्तों, तो ये होता है 1775 में इसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तो ये 1775 में राजा बनता है और 75 से लेकर के 1797 ईस्वी तक दोस्तों आसफुद्दौला गद्दी पर बैठा रहा, आसफुद्दौला गद्दी पर बैठा रहा। आगे बढ़िए। लिख रहा आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहां स्थानांतरित कर दी, तो इसी ने अपनी राजधानी को कहां लाया, उठा करके इसने अपनी राजधानी को पहले लखनऊ लाया। और हम तभी से दोस्तों लखनऊ को नवाबों के शहर के रूप में जानते हैं, नवाबों का शहर, ठीक है। इसने लखनऊ को बसाया भी, पहले उतने बेहतर तरीके से नहीं था। तो आसफुद्दौला ने राजधानी को फैजाबाद से उठा लाया, कहां पर, ये ला दिया लखनऊ। लिख रहा फैजाबाद की संधि दोस्तों ये किसके मध्य हुई है, ठीक है। फैजाबाद की संधि की बात कहां से आ गई, तब तक अचानक से हुई है, ये अंग्रेजों के मध्य हुई है। जो आसफुद्दौला था और जो अंग्रेज थे, ठीक है, आसफुद्दौला और अंग्रेजों में दोस्तों कौन था, वही वारेन हेस्टिंग अभी चल रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वारेन हेस्टिंग का ही ये समय है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग। अच्छा आपको बताऊंगा दोस्तों, एक हुआ था बनारस की संधि, और बनारस की जो संधि हुई थी उसका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों, मैंने आपसे कहा 1775, लेकिन 1775 में तब तक मृत्यु हो जाती है किसकी, इसके पहले जो रहता है, ठीक है, शुजाउद्दौला की। तो यहाँ आसफुद्दौला से दोबारा एक संधि किया जाता है 1775 ईस्वी में ही, और उसी में यह निर्णय लिया जाता है कि बनारस में अब अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे, ठीक है। अंग्रेज अपनी सेना कहाँ रखेंगे दोस्तों, वाराणसी में रखेंगे, ये निर्णय लिया गया, ठीक है, याद रखेंगे, निर्णय लिया गया। किसके संधि हुआ दोस्तों, फैजाबाद संधि के तहत यह निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेजों की जो सेना होगी, जो छावनी होगी, वो बनारस में बनाई जाएगी। और इसके बदले में ये हुआ कि भाई हम लोगों को क्या मिलेगा, मतलब नवाबों को क्या मिलेगा। तो अंग्रेजों ने वादा किया कि नवाबों की जो बेगमें होंगी उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेज लेते हैं, और गारंटी अभी ले लिया, लेकिन आगे याद रखेगा 1781 में, ठीक है, ये गारंटी क्या हो जाएगा, ये गारंटी फेल भी हो जाएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने जो गारंटी लिया है, मन से मुकरने वाले व्यक्ति थे, मुकर जाएंगे, ठीक है। 1781, 75 से 81 में कितना समय है, 6 साल, मतलब 6 साल भी अपने वादे पर ये खरे नहीं उतरे अंग्रेज, अपनी सेना भी रख ली
और बाद में जो कहा था कि संपत्ति की गारंटी लेते हैं कि उसको क्षति नहीं होगी, वो बनाए रखेंगे, वो भी सब फेल कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किसने कराया? तो यही दोस्तों जो आसफुद्दौला था दोस्तों, आसफुद्दौला इसी ने दोस्तों इमाम बाड़ा का निर्माण कराया। कहां पर दोस्तों? लखनऊ में। किसके लिए दोस्तों? तो मुहर्रम मनाने के लिए दोस्तों इसने किया है। कब किया है ये भी पूछ सकता सवाल, तो याद रखेगा 1784 ईस्वी में दोस्तों यहां पर इमाम बाड़े का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल आते ऐसे ही हैं। ठीक है, परीक्षा में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आसफुद्दौला के बाद अवध का नवाब कौन बना? जी हाँ दोस्तों, जब आसफुद्दौला की मृत्यु हो गई तब दोस्तों अगला नवाब कौन बनता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अगला नवाब बनता है उसका वजीर। ठीक है, आसफुद्दौला के बाद अवध का नवाब बनता है वजीर इसका। ठीक है, इसके वजीर का नाम रहता अली। जी हाँ दोस्तों, और कोई योग्य शासक रहता नहीं तो वजीर जो रहता दोस्तों अली, यही दोस्तों क्या बन जाता है? राजा बन जाता, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। 1797 से लेकर 98 ईस्वी तक ही दोस्तों ये गद्दी पर बैठा। इसके बाद दोस्तों इसको हटा दिया जाता है। करा अली के बाद अवध का नवाब कौन बना? जी हाँ दोस्तों, अली के बाद अवध का नवाब दोस्तों कौन बना? तो यहां पर आता नाम सआदत अली खां दूती। सआदत अली खां द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले प्रथम आपने पढ़ चुका होगा, जिसने नींव रखा था वो था। तो ये दोस्तों 1798 ईस्वी में दोस्तों गद्दी पर बैठ जाता है और थोड़ा लंबे समय दोस्तों 1819 तक दोस्तों चलता है इसका राजपाट। ठीक है, अंग्रेज तो दोस्तों मुख्य रूप से रहते हैं कठपुतली शासक के रूप में अपना काम धाम करता रहता है। सआदत अली खां ने किसके साथ सहायक संधि स्वीकार कर लिया? तो ये देखिए 1798 और 1799 में वेले जली आया था, आपको याद होगा दोस्तों। तो वेले जली के साथ ही इसने 1801 में ही दोस्तों क्या कर लिया था? वेले जली की सहायक संधि दोस्तों स्वीकार कर लिया था। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अवध ऐसा पहला राज्य था दोस्तों जो सबसे पहले इस सहायक संधि को स्वीकार किया था शुरुआत में ही, तब फिर 1819 तक आराम से पड़ा रहा कठपुतली राजा बन करके। ठीक है, इसको याद रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। विश्वास कीजिए इन किताबों में गजब का क्वालिटी कंटेंट। एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और पढ़िए इन किताबों को, फिर लगेगा कि यार जबरदस्त है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह किताबें रखी गई हैं, तो दोस्तों हर जगह आप किताबें ले सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, लिख रहा अवध का अंतिम नवाब कौन था जिसे अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाकर दोस्तों क्या कर दिया? हटा दिया गद्दी से। तो अंतिम नवाब का नाम क्या दोस्तों? याद रखेगा वाजिद अली। जी हाँ दोस्तों, कौन नाम है? वाजिद अली शाह। जी हाँ दोस्तों, वाजिद अली शाह दोस्तों याद रखेगा। ये अंतिम नवाब है लखनऊ का, जिसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया? गद्दी से हटा दिया। वैसे गद्दी पर था कब से कब दोस्तों? तो 47 से लेकर 56 तक था, लेकिन वही 1857 की क्रांति हुई, उसके ठीक एक साल पहले दोस्तों डलहौजी ने क्या कर दिया था दोस्तों? डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को कहां मिला लिया था दोस्तों? अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था डलहौजी ने, इसे याद रखेगा। इसीलिए दोस्तों इन लोगों ने जाकर के बाद में दोस्तों क्रांति भी किया। ठीक है, 1857 की क्रांति में अपना योगदान भी दिया। ठीक है, हालांकि इनको नजरबंद करके कलकत्ता भेज दिया गया था। अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में दोस्तों मिला लिया गया? तो देखिए 56 ये चल रहा ना, 1856 में ही। ठीक है, 1856 में ही दोस्तों डलहौजी ने, किसने दोस्तों मिलाया था? तो डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में दोस्तों मिला लिया था। और एक चीज और याद रखेगा, वाजिद अली शाह को नजरबंद करके दोस्तों कहां भेज दिया गया? नजरबंद करके इन्हें कलकत्ता भेज दिया गया था। कहां भेज दिया गया था? कलकत्ता भेज दिया गया था, ताकि तनिक भी आंदोलन न होने पाए। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने और कब की? ठीक है, यहीं पर दोस्तों अवध राज्य की बातें समाप्त होती हैं। हैदराबाद जो राज्य थी दोस्तों उसके बारे में बातें शुरू होती। ठीक है, तो हैदराबाद राज्य की स्थापना दोस्तों याद रखेगा, जैसे इसका 1722 में हुआ था, तो इसका दोस्तों 1724 में हुआ था। पहला पॉइंट याद रखेगा, 2 साल बाद किसने किया था दोस्तों? तो याद रखेंगे चिनकिलिच खां ने किया था। चिनकिलिच खां ने किया था। ठीक है, चिनकिलिच खां ने किया था। चिनकिलिच खां का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो बताया था आपको निजाम उल मुल्क। क्या नाम है दोस्तों? निजाम उल मुल्क नाम था। जबकि सादत खां का नाम क्या था? बुरहान उल मुल्क था। ठीक है, उसने 1722 में किया था, इसने 1724 में किया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है चिनकिलिच खान किस नाम से हैदराबाद की गद्दी पर बैठता है? तो याद रखेगा निजाम उल मुल्क के नाम से। किसके नाम से? निजाम
उल मुल्क के नाम से दोस्तों ये क्या करता है, गद्दी पर बैठता है। कब बैठता है दोस्तों, तो 1724 में ये गद्दी पर बैठता है। कब से कब तक ये भी पूछ सकता है ना, तो 1724 से लेकर 1748 तक बैठता है। चिनकिलिच खां एक बात और याद रखेगा, ये तुरानी गुट का सदस्य था, ठीक है, तुरानी गुट से संबंध रखता था, ठीक है। कई सारे गुट थे, आपको बताया था, ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट, कई गुट थे, उसमें से तुरानी गुट से संबंध रखता था, ठीक है। सबसे पहले दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया, किसने देखा था, नहीं ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सही था। सबसे पहले दक्कन में स्वतंत्र राज्य का सपना किसने देखा था, ठीक है। ये सपना दोस्तों याद रखेगा, ये बुरहान मुल्क नहीं देखा था, इसके पहले जुल्फिकार खां था, सबसे पहले सपना उसी ने देखा था, ठीक है। जुल्फिकार खां ने दोस्तों सबसे पहले सपना देखा था। उस समय फर्रुखसियर राजा था। और अगर शुरुआत की बात करें तो 1708 में याद रखेगा बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा था, बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा था, उसी के समय में दोस्तों इसने सपना देख लिया था। बाद में फर्रुखसियर का समय आता है और धीरे धीरे इसका अंत हो जाता है, तो इसका सपना कभी पूरा हुआ नहीं। निजामुल मुल्क को मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कौन सी उपाधि दिया था, तो फर्रुखसियर ने दोस्तों याद रखेगा 2 उपाधि दिया था। एक तो खान खाना की उपाधि दिया था, जी हां दोस्तों, खान खाना की उपाधि दिया था, और दूसरा निजामुल मुल्क की उपाधि दिया था, ठीक है, निजाम उल मुल्क, ठीक है, निजाम उल मुल्क, ठीक है, की उपाधि भी दोस्तों किसने दिया था, फर्रुखसियर ने दिया था। इसी में बहादुर फतेह जंग भी जोड़ लीजिए, ठीक है, बहादुर फतेह जंग, ठीक है, फतेह जंग, ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा नाम है। तो ये उपाधि फर्रुखसियर ने किसे दिया था, याद रखेंगे, दिया था चिनकिलिच खां को या निजामुल मुल्क को दिया था, ठीक है। सूकर खेड़ा का युद्ध और पाल खेड़ा के युद्ध के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से क्योंकि हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद के बारे में पढ़ने, तो आपको जानकारी होनी चाहिए सूकर खेड़ा के युद्ध के बारे में। सूकर खेड़ा का युद्ध दोस्तों 1724 में लड़ा गया। होता क्या दोस्तों, जब 1724 में किसने दोस्तों, चिनकिलिच खां ने दोस्तों घोषणा किया, ठीक है। घोषणा क्या करता है, चिनकिलिच खां जाके लड़ बैठता है, मुगल सूबेदार रहता है, मुगल सूबेदार रहता है जिसका नाम है मुबारिज खां, जी हाँ दोस्तों, मुबारिज खां। ये मुबारिज खां को हरा करके ये हैदराबाद स्वतंत्र रियासत की स्थापना करता है 1724 में। तो ये जो सूकर खेड़ा के दुआ है मुगल सेना के विपरीत में लड़ा गया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा, यहां पर चिनकिलिच खां का साथ देता है दोस्तों बाजीराव। कौन देता है दोस्तों, बाजीराव का साथ मिला, और तभी दोस्तों चिनकिलिच खां ये लड़ाई जीत पाता है। अब अगला युद्ध दे रहा दोस्तों, पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो पालखेड़ा का युद्ध दोस्तों याद रखेगा, अब चिनकिलिच खां और बाजीराव, ये जो 2 बचे हैं ना, ये अपने में लड़ जाते हैं, ठीक है। बाजीराव कुछ दोस्तों चौथ का चक्कर रहता है, उसी चक्कर में बाजीराव जाके लड़ जाते हैं, और ये युद्ध दोस्तों 4 साल बाद होता है 1728 ईस्वी में, ठीक है। तो पालखेड़ा के युद्ध लड़ा गया। अच्छा, जीता हारा कौन दोस्तों, तो हारा तो चिनकिलिच खां ही, जीता दोस्तों बाजीराव, और बाजीराव जब जीत गया तो यहां पे चौथ भी वसूला, सरदेश मुखी भी वसूला, और तमाम चीजें चली, तो कहानी सही हो गई, ठीक है। हैदराबाद के किस तत्कालीन शासक ने वेलेज अली की सहायक संधि को दोस्तों स्वीकार कर लिया था, हैदराबाद का शासक था निजाम अली, ठीक है। 1798 में निजाम अली ने क्या कर लिया था दोस्तों, वेलेज अली की सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। वहीं 1801 में आपने देखा कि अवध भी आ गया, ठीक है, अवध का जो शासक था दोस्तों उसने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप इस तथ्य को भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था जिसने सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना भी दोस्तों स्वीकार कर लिया, ठीक है। सहायक संधि के अंतर्गत क्या रख लिया दोस्तों, आश्रित सेना रखना भी स्वीकार कर लिया। ये हैदराबादी रियासत था दोस्तों जिसने इतनी बड़ी गलती किया, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बहुत जल्द दोस्तों हैदराबाद रियासत की समाप्ति भी हो जाएगी, ठीक है। लिख रहा दक्षिण भारत में हैदराबाद के पास अन्य किस राज्य का उदय हुआ दोस्तों, तो इसके पास दोस्तों मैसूर राज्य का उदय हुआ, ठीक है। हैदराबाद के पास में कौन सा राज्य का उदय हुआ, मैसूर राज्य का उदय हुआ। यह लगभग 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है, ठीक है। 18वीं शताब्दी के मध्य की बात है दोस्तों, मध्य की बात है। मध्य मतलब वही 1857 की क्रांति की इधर की बात है दोस्तों। उसी समय चिक्का कृष्ण राज ने दोस्तों इसकी स्थापना किया था मैसूर राज्य की, इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा चिक्का कृष्ण राज के शासन के समय वास्तविक शक्ति किन 2 मंत्रियों के हाथ में थी दोस्तों, तो इसके समय में 2 मंत्री थे। एक मंत्री का नाम था दोस्तों
नंजदास और दूसरे मंत्री का नाम था देवदास। ठीक है, याद रखिएगा ये नंजदास और देवदास ये दो ऐसे मंत्री थे जो पूरे देवदास नहीं देवराज, ठीक है, नंदराज और देवराज। ठीक है, याद रखेगा ये नंद नहीं है, नंज ही है। ठीक है, मैं भी इसको पढ़ के कंफ्यूज हुआ था कि नंद है या नंज है, तो याद रखेंगे दोस्तों नंज है। नंजराज और देवराज ये दो ऐसे मंत्री थे दोस्तों जो चिक्का कृष्णराज को पूरी तरह से कंट्रोल करते थे और वो जो चाहते थे दोस्तों वही होता था। ठीक है, लिख रहा है नंजराज, अब नंद के जगह दोस्तों आप कर लीजिएगा, इसको सुधार कर लीजिए नंजराज। ठीक है, नंजराज की सेना में भर्ती कौन व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का दोस्तों शासक बन गया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आ जाता है नाम किसका, टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम आता है हैदर अली का नाम। जी हां दोस्तों, हैदर अली यहीं पर भर्ती हुए थे और हैदर अली एज एक सैनिक के रूप में दोस्तों भर्ती हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गए, मैसूर राज्य के शासक बन बैठे। ठीक है, हैदर अली ने अपनी राजधानी दोस्तों कहां स्थापित की, तो याद रखेगा श्रीरंगपट्टनम। जी हां दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम को दोस्तों अपनी राजधानी बनाई। श्रीरंगपट्टनम का एक और नाम है एरिंगापट्टनम। ठीक है, इसी का एक और नाम क्या है दोस्तों, एरिंगापट्टनम भी इसी का नाम है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, हैदर अली ने कहां पर आधुनिक शस्त्रागार दोस्तों स्थापित किया, किसने दोस्तों, टीपू सुल्तान के पिताजी ने कहां पर आधुनिक शस्त्रागार बनाया दोस्तों, तो जो उसकी राजधानी थी उसी के पास में एक जगह है डिंडीगुल। कौन सी जगह दोस्तों, डिंडीगुल। इस डिंडीगुल में दोस्तों आधुनिक शस्त्रागार बनाया और अपनी सेना को पश्चिमी तौर तरीके सिखाया, लड़ाई के जो अभ्यास होते थे दोस्तों, जो पश्चिमी देश करते थे जिस तरह से, उसको सिखाया, मतलब तोपों का प्रयोग, बारूदों का प्रयोग। जो इसका पुत्र था दोस्तों टीपू सुल्तान, उसने दोस्तों किसका प्रयोग किया था, रॉकेट साइंस का इस्तेमाल करके पहली बार युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही सेशन है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा और अच्छे से आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए यूट्यूब पर, ये उन्हीं का दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। बाकी किताबें भी आ चुकी हैं, कोर्स है, और स्टडी 91 दोस्तों अपने क्वालिटी कंटेंट के लिए जाना जाता है। देखिए हम 10, 20, 30 क्लास दिन भर में अपलोड करें, कोई मतलब नहीं है। क्लास ऐसा होना चाहिए कि आपको पसंद आए और आगे जीवन में आप उसको आधार बनाकर अपना काम कर सके। अगर आप डेली क्लास देखते होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत हो गया होगा कि कहने की कोई बात नहीं। बस यही निवेदन है कि पूरी क्लास सीक्वेंस से रोज देखा करिए। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो निश्चित रूप से धीरे धीरे मेहनत करके पीछे के क्लास को भी कवर कर लीजिए, क्योंकि आगे सीरीज चलती जाएगी। अभी तो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की समाप्ति हो रहा है, आगे हम आधुनिक इतिहास को भी समाप्त करेंगे। यहीं पर हम भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान सबके बारे में पढ़ेंगे। तब दोस्तों आपको लगेगा कि शायद बहुत लेट हो गया इस सीरीज को ज्वाइन करने में, पहले पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन आइए, अभी भी लेट नहीं है, आइए आप इस सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।